नमस्कार साथियों। मैं आशा सिंह यादव भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी क्षमता संवर्धन कार्यशाला के अंतर्गत व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन हो रहा है। इस श्रृंखला का यह पहला आयोजन है और इसका विषय है हिंदी भाषा और साहित्य में शोध अनुसंधान की नवीन संभावनाएं। आज वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और व्याख्यान शुरू होने से पहले परिषद की जो मुख्य उद्देश्य है उनकी परिकल्पनाओं पर मैं संक्षिप्त में बातचीत करना चाहूंगी। बाकी तो सारी बातें शंभुनाथ सर करेंगे ही। तो परिषद की तरफ से अभी तक लगभग 4 व्याख्यान हो चुके हैं साहित्यिक परिचर्चा के रूप में, जो कि परिषद के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर देखने को मिलेंगे। साथ ही परिषद की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का भव्य, सार्थक और सफल आयोजन दिनांक 3 से 4 फरवरी 2024 को बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। संगोष्ठी की एकाडमिक श्रेष्ठता, सुविचारिता एवं सुचिंतित वक्तव्यों ने बहुत ही साथियों को प्रभावित किया है, लाभान्वित किया है। अगर हम इनके उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद का मुख्य उद्देश्य है देश भर के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक साथियों के सर्वांगीण एकाडमिक हितों की रक्षा करना तथा साथ ही साथ उनकी क्षमता संवर्धन के लिए कार्य करना, और देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों की समीक्षा करना और समयोचित परिवर्तन तथा अद्यतन करने हेतु कार्यशालाओं के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करना, और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जा रहे और नए नियमों को लागू जो हो रहे हैं उनमें हिंदी शिक्षक और शिक्षक को वह किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं उनकी समीक्षा करना, तदनुरूप उनमें परिवर्तन करते परिवर्तन करने के साथ साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा और साहित्य तथा अन्य हिंदी भाषा आधारित कला क्षेत्रों में और उससे संबंधित विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन करना, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित विषयों पर शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना। और एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कि है हिंदी से जुड़े रोजगार क्षेत्रों की जरूरतों को पाठ्यक्रम में अध्ययन के रूप में समायोजित करना और उससे सब जो जुड़े शिक्षक हैं हिंदी के उन्हें प्रशिक्षण देने की कुशल व्यवस्था करना। मुझे लगता है कि लगभग जो हमारे परिषद के उद्देश्य हैं वह मैंने आप सभी के समक्ष रख दिए हैं, और जो भी चीजें या तथ्य रह गए हैं वह आदरणीय शंभुनाथ सर आप सबके समक्ष रखेंगे। तो मैं प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी सर को, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आचार्य हैं, सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ परिषद की तरफ से कि सर आए और वक्तव्य का प्रारंभ करें। आज के वक्तव्य का विषय है हिंदी भाषा और साहित्य में शोध अनुसंधान की नवीन संभावनाएं। सर सादर आमंत्रित हैं। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। आपने भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की कुछ योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में अपनी बात करते हुए आज के इस परिषद के औपचारिक रूप से प्रथम व्याख्यान के आरंभ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के मंच पर जुड़े हुए हमारे सभी परिषद परिवार के सम्मानित सदस्य साथियों, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, त्रिपुरा से लेकर गोवा तक और कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए
सभी साथी जो इस मंच के सदस्य हैं और परिषद की अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ ऐसा सोचते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य, चूंकि हम लोग हिंदी के केवल अध्यापक नहीं हैं, हिंदी हमारी जिम्मेदारी भी है, हम इसके पैरोकार भी हैं। नामोर जी कभी कभी कहा करते थे कि हम हिंदी के वकील भी हैं, तो इसकी पैरोकारी करना भी हमारा एक उद्देश्य है। इस नाते ये जो एक बड़ा संकुल बना, जो एक बड़ा परिवार बना परिषद के रूप में, इससे हम सबको मिलकर बड़ी अपेक्षाएं हैं जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। परिषद जिन अपेक्षाओं को लेकर निर्मित हुआ, और मैं समझता हूं कि इतने कम समय में आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बता रहे थे कि पिछले साल ही मार्च में ये योजना बनी और आज इतने कम समय में हम लोगों की उपलब्धियां निश्चित रूप से रेखांकित करने के लायक हैं। बंगलौर की जो बड़ी जुटान थी, बड़ी बैठक थी, मिले हम लोग, और उसके बाद फिर जो योजना बनी उसके अनुरूप ये कहा गया कि व्याख्यान की श्रृंखला आरंभ की जाए, और उस श्रृंखला में प्रथम अभिधान के रूप में मुझे आदेशित किया गया कि मैं कुछ बातें कहूं, साथियों से साझा करूं। मेरी स्थिति वैसी है कि जैसे हमारे यहाँ शादियों में एक गाली गाने वालों का एक दल होता है, गाली गीत कहते हैं उसे। तो ये होता है कि कौन शुरू करे कौन शुरू करे, तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग ताई जी होती हैं उनको कहा जाता है कि आप शुरुआत कर दीजिए। तो वो कुछ कह के शुरुआत कर देती हैं, बाकी जो असली दल होता है गाने वाला वो आता है और अपने गायन का प्रदर्शन करता है। तो मेरी स्थिति करीब करीब उस गाली दल की अगुवाई करने वाली ताई की तरह देता हूँ, और मेरे पीछे जो बड़े बड़े गायक हैं वो अपने कला का प्रदर्शन कर पाएंगे इस मंच पर, और आगे आने वाले दिनों में बहुत उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित होंगे। साथियों, हम जिस हिंदी से जुड़े हुए हैं और उस हिंदी से लेकर उच्च शिक्षा में जिस तरह से हिंदी को लेकर हमारी अपेक्षाएं हैं, जिससे हम जुड़े हैं हम सभी लोग, उसके बारे में हम लोग चिंतित भी रहते हैं, खासकर शोध के स्वरूप को लेकर, शोध की परिकल्पना को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग शोध और अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों न अपनी बात इसी सबसे ऊंचे पायदान से शुरू की जाए। स्नातक, स्नातकोत्तर, उसके बाद पीएचडी शोध। तो ये ऐसा मन में आया कि बात शोध से की जाए, क्योंकि शोध से सीधे हम लोग जुड़े हुए हैं। और जब शोध की बात होती है तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। चूंकि एक शोध लंबा समयावधि में चलने वाला कार्यक्रम होता है, तो शोधार्थी और उसके पर्यवेक्षक दोनों परस्पर जुड़ते हुए, संवाद करते हुए और एक परिणति तक पहुंचते हैं, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके तकनीकी पक्षों पर कभी फिर बात की जाएगी, शोध प्रविधि की बात फिर की जाएगी। मेरे मन में यह हुआ कि क्यों न शोध को लेकर कुछ नवीन विषयों की ओर बात की जाए। बेहतर तो होता कि हम लोग किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी कालखंड पर, किसी काल पर बात करते, लेकिन मेरे मन में ये आया कि अगर मान लीजिए मैं कोई कालखंड चुन लेता, आदिकाल चुन लेता, काल चुन लेता, या छायावाद या आधुनिक काल में चुन लेता, तो संभव है कि हमारे तमाम बहुत सारे लोगों की रुचि उस एक कालखंड में ना होती। इसलिए हमने उसको बहुत विस्तार दिया, और विस्तार देने के पीछे जितना अधिक विस्तार होता है उतनी बातें सामान्य ढंग से कही जाती हैं, बहुत गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए सामान्यतः कुछ बातें सूत्रबद्ध मैं रखूंगा,
संभव है कि उसमें से कोई एक भी सूत्र हमारे काम का हो और कदाचित उसका उपयोग हम शोध अनुसंधान की दृष्टि से कर पाए। हिंदी में जब हम शोध की बात करते हैं तो ऐसा प्रायः कहा जाता है कि शोध और अनुसंधान दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए उसके पूरक और पर्यायवाची शब्द हैं। यद्यपि शोध और अनुसंधान पर्यायवाची नहीं है, लेकिन हमारी जो अपेक्षा है शोध को लेकर उसको वो पूरा करते हैं। तथ्य संग्रह, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत लंबी होती है और इसके माध्यम से हम एक परिणति को पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं मूल्यांकन करते हुए, और फिर एक शोध का जो प्रारूप है हमारे सामने अपनी परिणति की अवस्था में आता है। हिंदी में हम शोध के अगर महत्व को समझें या शोध की उपादेयता को समझें तो मुझे घन आनंद की एक पंक्ति याद आती है कि रावरे रीत की नीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी। शोध को समझने के लिए कि जब हम किसी पक्ष पर किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो उसमें से नई नई चीजें निकलकर हमारे सामने आती हैं। इसको हम ऐसे समझें कि विशाल हिंदी के सागर से एक क्षेत्र का चयन करना और उस क्षेत्र से एक किसी शीर्षक को उठाना और उस शीर्षक पर एक प्रारूप बनाकर काम करना एक निसंदेह बहुत ही श्रमसाध्य कार्य होता है। यशकार ने व्हाट इज हिस्ट्री, जिसका अनुवाद मेरे प्राध्यापक रहे अशोक चक्रधर जी ने इतिहास क्या है उसमें किया है, और उसमें एक जगह संदर्भ में यशकार कहते हैं कि जैसे एक विशाल सागर के किनारे पर और उस किनारे में भी एक कोने को चुनकर मछुआरा अपना जाल डालता है और फिर उस जाल से तमाम छोटी बड़ी मछलियों को निकाल कर लाता है। एक शोधार्थी की वही हैसियत होती है कि विशाल साहित्य के सागर के किनारे को और उस किनारे में भी एक कोने को चयन करना और उसमें से एक विषय को उठाना और उस विषय पर गंभीरता से बात करना और बहुत व्यापक ढंग से विवेचन विश्लेषण करते हुए एक परिणति को पहुंचना एक श्रमसाध्य और एक लंबी प्रक्रिया होती है। चूंकि साहित्य है और साहित्य में संभावनाएं कभी कम नहीं होती, जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे नई नई परतें निकल कर आती हैं। इसका उदाहरण अगर हम समझें तो भारतीय दर्शन में जो वेदांत है, वेदांत शंकराचार्य ने जो वेदांत की रचना की, वो वेदांत कुछ नया नहीं था। वो बादरायण के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या थी और बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है उसका भी उपजीव्य उपनिषद थे और उपनिषदों का उपजीव्य वेदों को कहा जाता है। तो वेदों से कुछ सूत्र संग्रह करके उपनिषदों और उपनिषदों के माध्यम से ब्रह्मसूत्र में बादरायण ने उसे व्याख्यायित किया और उस ब्रह्मसूत्र के आधार पर शंकराचार्य ने शांकर भाष्य की रचना की और बाद में उन्हीं सूत्रों की रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, तमाम सारे आचार्यों ने, अब देखें चीजें वही हैं लेकिन उनको अपने अपने मत और अपने अपनी विचारधारा, अपने अपनी दर्शन और अपनी अपनी समझ के अनुसार तमाम सारी व्याख्याएं हुई। तो एक शोध और अनुसंधान का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने आता है। ठीक उसी तरह से भरत सूत्र को भी हम जब पढ़ते या पढ़ाते हैं तो भरत जी ने एक सूत्र दिया नाट्यशास्त्र में और उस सूत्र की तमाम सारी व्याख्याएं हुई। तो शोध का एक और अनुसंधान का एक यह भी एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है कि जैसे जैसे हम उसमें तह में घुसते जाते हैं बहुत नई नई चीजें हमारे सामने आती जाती हैं। तो शोध की दृष्टि से खासकर साहित्य में मैंने कहा कि संभावनाएं कभी कम नहीं होती। जैसे जैसे हम देखते हैं नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। हिंदी साहित्य से दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रेमचंद की कहानी कफन और निराला की कविता जूही की कली।
मैं इसलिए इनका उल्लेख कर रहा हूं कि दोनों रचनाएं आरंभ में बहुत सम्मान नहीं पा सकी थी। इन दोनों रचनाओं को लेकर बहुत अच्छी राय न तो आलोचकों में थी और न ही समकालीन रचनाकारों में थी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कफन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वैशिष्ट्य हमारे सामने आता गया, उसके पाठ विश्लेषण संश्लेषण चलते गए, होते गए, तो वो एक सबसे अच्छी कहानी मानी जाने लगी। और केवल हिंदी की नहीं, उर्दू की भी। उर्दू और हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में कफन का नाम लिया जाता है। वो कफन जो हिंदी में तो 1936 में आई, लेकिन वो उर्दू में 1935 में आ गई थी, और वो भी किसी के आग्रह पर लिखी गई कहानी थी, जामिया पत्रिका में छपी। उसको लेकर प्रेमचंद की भी बहुत अच्छी राय नहीं थी। हो सकता है ये बात बहुत प्रामाणिक ना हो, लेकिन कहीं मैंने सुना था कि प्रेमचंद से जब उनकी कहानियों के बारे में पूछा गया, क्योंकि अगर 35 में आ गई थी कहानी और 36 में अप्रैल अंक में चांद में आई थी, उसके बाद 6-7 महीने तक प्रेमचंद का जीवन रहा, तो उसी दौर में किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सबसे अच्छी कहानियां कौन है, तो जिन 10 कहानियों का नाम प्रेमचंद ने दिया, उनमें कफन और पूस की रात दोनों नहीं थी। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कफन जो एक सामान्य कहानी थी, एक कॉलेज की मैगजीन में छपी हुई, जब उसके वैशिष्ट को प्रतिपादित किया जाने लगा, उसकी आलोचनाएं होने लगी, समीक्षाएं होने लगी, तो वही कफन एक साधारण कहानी से एक अच्छी कहानी बन गई। एक अच्छी कहानी से एक बहुत अच्छी कहानी बन गई। एक बहुत अच्छी कहानी से एक उत्कृष्ट कहानी बन गई। और आज चाहे उर्दू अदब के लोग हों या हिंदी साहित्य के लोग हों, कफन को एक मानक और माइलस्टोन के रूप में दोनों भाषाओं की सबसे अच्छी कहानी के रूप में याद करते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था कि साहित्य में संभावनाएं कम नहीं होती हैं। क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। उसकी रमणीयता बार बार देखने पर सामने आती है, उसका वैशिष्ट्य सामने निकल कर आता है। ठीक यही हुआ जूही की कली के साथ। जूही की कली यद्यप लोग मानते हैं कि 1922 में छपी, 21 में छपी, लेकिन निराला ये मानते थे कि 16 में उन्होंने कविता लिख ली। और 16 में लिखी हुई कविता को कई बार वो प्रयास करते थे कि शायद सरस्वती में छप जाए, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद नहीं मिला और वो सरस्वती में नहीं छपी, जिसकी आलोचना करके द्विवेदी जी ने कविता ही नहीं माना उसे। बाद में जूही की कली एक ट्रेंड सेटर कविता बनी, और उस कविता का जो शिल्प विधान है उसको अग्गे जैसे प्रयोगवादी कवि ने अपनाया, और आगे नई कविता की कवियों का तो वो एक तरह से एक माध्यम बना ही शिल्प का। तो उस शिल्प के आदि जो प्रयोक्ता है वो निराला है, और जूही की कली जैसी कविता। तो एक सामान्य कविता जो छपने से मना हो गई, वह कालांतर में एक ट्रेंड सेटर तुकांत को अतुकांत में परिवर्तित करती हुई मुक्त छंद की एक अच्छी कविता मानी जाने लगी। ये कैसे हुआ? ये है आलोचना की, समीक्षा की ताकत। इसलिए कहा जाता है कि आलोचना में तो समीक्षा होती ही होती है, लेकिन समीक्षा में आलोचना और समीक्षा यद्यपि पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। आलोचना का विस्तार होता है, समीक्षा थोड़ी सीमित होती है। आलोचना में गंभीरता होती है, समीक्षा में कई बार वैयक्तिक भावुकता भी हो जाती है, रचनाकार के संबंधों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि समीक्षा में अनुसंधान हो जरूरी नहीं है, लेकिन अनुसंधान में समीक्षा होगी, आलोचना होगी, है आवश्यक। तो इसने व्यापक स्वरूप वाले अनुसंधान, और जिसका प्रमुख आधार बनता है आलोचना बनती है, समीक्षा बनती है, उसको लेकर हमारे मन में तमाम सारी कल्पनाएं, संकल्पनाएं हैं, विद्यमान होती हैं और रहती हैं। अनुसंधान और शोध के इसी वैशिष्ट्य को समझते हुए हम जब आज के परिदृश्य को देखते हैं, तो सामान्यतः हमारा ध्यान बड़े सामान्य, हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सब लोग देखते हैं, शोध करवा रहे हैं, करते भी हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो जब विद्यार्थी शोध की तरफ जाता है तो उसे निसंदेह ये कठिनाई आती है कि हम किस विषय पर शोध करें। प्रायः विद्यार्थी, आज का जो पॉपुलर विषय है, बहुत लोकप्रिय विषय है, वो कथा साहित्य है।
कहानी और उपन्यास बहुत ही चर्चित विषय हैं। एक दिन किसी हमारे मित्र ने, शायद आशुतोष तिवारी ने, कहा कि बहुत ऐसे विषय हैं जो कि छुए ही नहीं जाते। ये सच है। भाषा पर बहुत कम शोध होता है, जबकि हमारे आरंभिक शोध भाषा पर ही हुए थे। हिंदुस्तानी फोनेटिक्स पर मोहिउद्दीन कादरी का जो पहला शोध है 1931 में आया, हालांकि वो बाहर किया गया, लंदन से किया गया। हरदेव बाहरी का इसी तरह का शोध था। धीरेन्द्र वर्मा का ब्रज को लेकर ही शोध था, भाषाई शोध था। बाबूराम सक्सेना का शोध भी अवधी भाषा को लेकर के है। उदय नारायण तिवारी का भोजपुरी को लेकर था। सुभद्र झा का मैथिली को लेकर बहुत शोध है, लेकिन बावजूद इसके भाषा को लेकर शोध करने वाले कम विद्यार्थी होते हैं। जिस काव्य शास्त्र को हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं और बड़ा एक दुष्कर विषय मानते हैं, राम शंकर शुक्ल रसाल का शोध काव्य शास्त्र पर ही था। ठीक उसी नाम से लगभग मिलता जुलता भगीरथ मिश्र का भी काव्य शास्त्र पर शोध था, लेकिन बाद में काव्य शास्त्र को भी लोग बहुत कम शोध की दृष्टि से जांचते और परखते रहे। इस तरह के भाषा विज्ञान को लेकर, शैली विज्ञान को लेकर, ये ऐसे विषय हैं जिधर विद्यार्थी कम ध्यान देते हैं और ज्यादातर बहुत सामान्य रूप से किसी जमाने में प्रेमचंद और निराला बड़े महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे शोध के। भक्ति काल बहुत ही एक विस्तृत क्षेत्र हुआ करता था शोध का। बाद में आधुनिक काल में कुछ चीजें होने लगी, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी उसी तरह से रेडीमेड फार्मूले के तहत शोध को प्राथमिकता देते हैं। बधी बधाई परिपाटी में शोध का एक विषय और उसी तरह से उसकी जो चर्चा की जाती है या प्रारूप बना दिया जाता है, तो हम उसको आगे लेकर उसी तरह काम करते रहते हैं। पिछले लगभग 25-26 वर्षों से पढ़ते पढ़ाते शोध अनुसंधान में रहते हुए मैंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया कि क्यों न थोड़ा सा इससे अलग हटा जाए। तो कुछ देखा हमने, तो कुछ विषय ऐसे आए जो मेरे मन में था कि वो बात की जाए कि उधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मुझे लगा कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद से उचित मंच और क्या हो सकता है, और चूंकि मेरी बात ज्यादातर शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगी, लेकिन शोधार्थियों तक तो पहुंचेगी कैसे, तो उसके माध्यम बनेंगे हमारे सभी साथी। तो मेरा जो विषय का जो केंद्र है वो प्राध्यापक नहीं है, शोधार्थी हैं, लेकिन शोधार्थी तक पहुंचाने के माध्यम प्राध्यापक हैं। तो हो सकता है जाने अनजाने कुछ बातें हमारे मित्रों के भी मन में, मस्तिष्क में वो कुछ बसें, उनको उद्वेलित कर पाए, तो शायद आज की बातचीत करने का मकसद पूरा होगा। मैं नहीं जानता कि और मित्र इस बात को तस्दीक करेंगे, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की थीसिस की एक कॉपी एक एग्जामिनर विदेश का होता है। मुझे नहीं मालूम कि और किसी विश्वविद्यालय में हिंदी के पीएचडी शोध का एक एग्जामिनर विदेशी होता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि विदेश में जो थीसिस जाती है, उन एग्जामिनर्स का जो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ के शोध को लेकर होता है, उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। ज्यादातर रिपोर्ट में ये बात आई कि शोधार्थी दो चीजों पर शोध में ध्यान नहीं देता है। नंबर एक, वो पूर्व में किए गए शोध कार्यों का अवलोकन, पुनरावलोकन नहीं करता है, जिसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। दूसरा, वो हाइपोथेसिस का उल्लेख नहीं करता है। मेरा मानना है, या उन विदेशी जो विद्वान हैं, जो परीक्षक हैं, उनकी दृष्टि में वो कहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बिना शोध का कार्य अधूरा है। प्रामाणिकता नहीं आती है शोध में जब तक इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर देने से, पूर्व कार्यों का अवलोकन करने से आपका शोध उनसे भिन्न होता है। आप ये बता पाते हैं कि पूर्व में किए गए कार्यों से, क्योंकि संभव है भाई एक ही विषय पर बहुत सारी दृष्टियों से शोध हो सकता है, तो आप बता पाएंगे कि हमारा जो शोध है वो किन दृष्टियों से भिन्न है पूर्व में किए गए कार्यों से। हो सकता है समान शीर्षक भी हो, जैसे तुलसीदास की भाषा को लेकर कई सारे शीर्षक मिल सकते हैं, प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक चेतना जैसे विषय मिल सकते हैं। कैसे वो अलग हो आपका शोध, इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर बड़ा अनिवार्य सा हो जाता है। इसी तरह से हाइपोथेसिस के बारे में लिखा
उन परीक्षकों की टिप्पणी है जिसको मैं देखकर बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस, जैसा कि मेरा भी मानना है, हाइपोथेसिस न तो कल्पना है, न तो संकल्पना है, और न ही परिकल्पना है, जैसा कि प्रायः हम समझते हैं। वो प्राक कल्पना है। प्राक कल्पना का इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि मकान बनाते समय आप एक बहुत ही कुशल इंजीनियर से एक नक्शा बनवाते हैं मकान का। वो नक्शा मकान तो नहीं होता, लेकिन उस नक्शे में सब कुछ होता है जिसके आधार पर आपकी जो प्राक कल्पना है उसके अनुरूप आपका भवन तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है तो उस नक्शे से आप ये पैमाइश कर पाते हैं कि हमने जो प्राक कल्पना की थी उसके अनुरूप मकान बना कि नहीं। ठीक उसी तरह से जो प्राक कल्पना होती है थीसिस के लिए, शोध के लिए, वो प्राक कल्पना आपको ये बता पाती है कि आपके शोध की दिशा क्या होगी, उसकी परिणति क्या होगी, और बाद में आप देख पाएंगे कि उसकी परिणति जो हुई है वो किस रूप में हुई है। इसलिए उस कुशल भवन के कुशल नक्शे की तरह मेरा ये मानना है कि जब सिनॉप्सिस हम बनाते हैं तो उनमें दो बिंदुओं को समाहित करते हुए पूरा का पूरा जो सिनॉप्सिस है, प्रारूप है, उस भवन के नक्शे की तरह है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर एक परफेक्ट सिनॉप्सिस बन गया तो आधा काम तो विद्यार्थी का हो ही गया। वेल बिगेन इज हाफ डन, अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है वेल बिगेन इज फुल डन। सही ढंग से अगर विषय का चयन, क्षेत्र का चयन, शीर्षक और उसका एक प्रारूप बन गया तो विद्यार्थी का काम हो जाता है। और ये काम होगा किसके माध्यम से? सुपरवाइजर के माध्यम से। इसलिए पर्यवेक्षक की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे नक्शा एक बहुत ही कुशल इंजीनियर बनाता है, वैसे ही सिनॉप्सिस का निर्माण भी शोधार्थी अपने नहीं कर सकता। उसमें सुपरवाइजर की, पर्यवेक्षक की बड़ी भूमिका होती है। और अगर ये वेल बिगन हो गया तो उसका हाफ डन नहीं बल्कि फुल डन है। ऐसे माने कि अगर हमें मुंबई जाना है और हमने एक टिकट लेकर और जो सही ट्रेन है उसमें अपने आप को बिठा लिया, सही टिकट ले लिया और सही ट्रेन में बैठ गए तो मुंबई पहुंचना गारंटी है। वेल बिगन इज फुल डन। ठीक उसी तरह से सिनॉप्सिस अगर सही ढंग से बना और सिनॉप्सिस में आप जिस बात का उल्लेख करते हैं वो सही ढंग से हुआ, तो उसके माध्यम से शोधार्थी की जो प्रक्रिया है आगे की बहुत आसान हो जाती है, उसका मार्ग बहुत सरल हो जाता है। ये एक बहुत ही कुछ व्यवस्था संबंधी बातें थी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों की जिधर हम संकेत कर सकते हैं और उस संकेत के माध्यम से कुछ नए विषयों की तलाश की संभावना की जा सकती है। संभव है, बहुत सारी बातें एकदम से नई नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक नवीन संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। तो जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा कि अभी भी अगर हम आरंभ से शुरू कर आरंभ करें तो स्वयंभू के द्वारा रचित जो पौम चरिव है, उस पौम चरिव को लेकर और बाद में जो परवर्ती राम कथाएं हैं, भले वो रामचरितमानस ही क्यों ना हो, इनको लेकर अगर कुछ तुलनात्मक ढंग से काम किया जाए तो कुछ नए निष्कर्ष निकल कर आएंगे। क्योंकि पौम चरिव की तुलना तमाम सारे राम काव्यों से और तुलसी से अगर हम करें तो विशेष तुलसी को इसलिए प्रभावित मान सकते हैं कि दोहों और चौपाई में राम कथा का, जहां तक मुझे ध्यान है, कि पौम चरिव प्रथम काव्य ग्रंथ है। और निसंदेह तुलसी को दोहे और चौपाई में रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा पौम चरिव से मिली होगी, ऐसा कहा जा सकता मैं है। लिंक शेयर करता हूँ तो और इवन रावण की भी जो भावना वहां व्यक्त हुई है, विभीषण, बहुत अच्छा ये है। ये सारे इतने मार्मिक हैं कि अगर उनकी तुलना में, और हाँ, एक जो बहुत बड़ा प्रसंग है, जूम है सी, तुम्हारे पास जो सी, सीता की जो अग्नि परीक्षा है, पौम चरू में वही लंका में दिखाया जाता है। तुलसीदास ने उसको बदल दिया है। तो बहुत ऐसे प्रसंग हैं जो परिवर्तित रूप में आए हैं। अगर हम तुलनात्मक ढंग से रामचरितमानस को पौम चरिव के सामने रखकर देखें तो कुछ आज भी एक नए निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे। और
उसके अलावा रामचरित अंदर मेरा मेरा आग्रह होगा कि जो साथी जगह नहीं, एक जुड़ से वीरपाल जी जुड़े आप हैं, म्यूट कर लीजिए खुद को। वीरपाल जी म्यूट कर लीजिए जी। राजेश जी थोड़ी आप जारी व्यवस्था को रखें सर। देखें। तो इस तरह से एक अध्ययन की नई दिशा हमारे सामने आ सकती है। राम कथाओं को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किए गए हैं, लेकिन पौमचरित के संदर्भ में अगर हम मानस का आकलन करेंगे तो कुछ नए निष्कर्ष हमारे सामने आ सकते हैं। इसी तरह से मानस को अन्य संदर्भों में रखकर, मानस के अन्य जो अनुवाद किए गए हैं उनको रखकर, मानस के जो उर्दू में अनुवाद हैं उनको रखकर अगर हम सामने रखें, तुलनात्मक दृष्टि से कुछ देखें, तो नए निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आएंगे। जैसे उर्दू में मुझे एक अनुवाद का ध्यान है कि मानस के उर्दू अनुवाद में चकवस्त में कहीं एक जगह लिखते हैं कि वो सबकी अगर खुशी है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुख से न हरगिज कहूंगी हाँ, कैसे मैं अपने आंख के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। रामायण का सीन है जब वो राम जा रहे हैं वन को। तो चूंकि उर्दू और हिंदी बिल्कुल सहवर्ती भाषाएं हैं, तो जो उर्दू में हुए अनुवाद हैं उनको रखकर अगर हम सामने रखें तो कुछ नए निष्कर्ष सामने आएंगे। इसी तरह से अन्य जो संस्कृत की क्लासिक रचनाएं हैं जिनका बड़ा प्रभाव है, जिनका उल्लेख मैं आगे करूंगा, उनके भी जो हिंदी और उर्दू में हुए अनुवाद हैं उनको भी एक तुलनात्मक ढंग से सामने रखें। ये बड़े विषय हैं और तुलनात्मक दृष्टि से काम करने के लिए हमें जिस भाषा से आप उसको उठा रहे हैं उस पर भी जानकारी उसकी रखनी होगी, और जिस भाषा में अनुवाद हुआ है उस पर भी। तो मूल भाषा और अनुदित भाषा दोनों का हमें एक संज्ञान होगा तो हम काम अच्छा कर पाएंगे। मुझे याद है कि शकुंतला नाटक जो कालिदास का है उसका हिंदी में अनगिनत अनुवाद है, जैसे मेघदूत के शताधिक अनुवाद है अन्य अन्य भाषाओं में मिलाकर, भारत के सभी भाषाओं में। लेकिन शकुंतला के एक अनुवाद की चर्चा मैं करूंगा, उर्दू में हुए अनुवाद की। जो वो दृश्य है जो शकुंतला की विदाई होती है कण्व ऋषि के आश्रम से, उस सीन को देखें आप, अपने दिमाग में रखें, मस्तिष्क में रखें कि शकुंतला जा रही है, कण्व ऋषि के आंसुओं से उनका गला रुध रहा है, उनकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर गई हैं। उस समय का दृश्य देखें। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं सस्पृष्टम उत्कंठया, ये मूल छंद है जिसका राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है कि आज शकुंतला जाई, सुन मेरो मन अकुलात, गिर आंसू गदगद गिरा, आंखिन कछ न लखात, मुझ बनवासिन को जो इतै सतावत मोह, तो गेही कैसे रहें कन्या प्रथम बिछो। ये मूल का। और सॉरी, इसी का देखें आप उर्दू अनुवाद, दिल की है आज कुछ अजीब हालत, हो रही है शकुंतला रुखसत, जब ये मुझको ख्याल आता है, दिल मेरा बैठ बैठ जाता है, सोच सा सोच है कुछ आहों में, है अंधेरा मेरी निगाहों में, रंज है गम अगर मलाल है यह, मुझ बनवासियों का हाल है यह, खानादारी है जिंदगी जिनकी, उन पर क्या हाल बीतती होगी, बाद शादी के जब लड़की को उसकी ससुराल भेजते होंगे। एकदम बिल्कुल मौलिक कविता का आनंद। तो जो अनुदित दृष्टि से भी जो रचनाएं आई हैं क्लासिक्स की, उनको भी अगर सामने आमने रख करके हम उसकी अगर तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो एक श्रम साध्य होगा कार्य और बड़ी नई चीजें सामने आ पाएंगी। उसी आदिकालीन परिवेश में हम जयदेव की चर्चा करते हैं। अभिनव जयदेव जिन्हें कहते हैं विद्यापति, और जिन पर जयदेव का बहुत बड़ा प्रभाव है। गीत गोविंद विद्यापति के परवर्ती रचनाओं में है जहां से वो ग्रहण करते हैं वो। यद्यपि उससे भी परवर्ती हमारी जो चर्या गीत की परंपरा है 8वीं शताब्दी की, गीत गोविंद तो 12वीं शताब्दी की रचना है, विद्यापति 14वीं 15वीं शताब्दी के कवि हैं। तो किस तरह से चर्या गीत की परंपरा गीतों की विद्यापति तक आती है, विद्यापति किस तरह जयदेव से प्रभावित होते हैं, और समग्रता में वे किस तरह से हिंदी की गीत परंपरा को प्रभावित करते हैं। अगर एक तुलनात्मक दृष्टि से इस पर हम एक बड़ा अध्ययन करें तो मेरा ख्याल है 2-3 शोध प्रबंध लिखे जा सकेंगे और अध्ययन की कुछ नई दिशाएं भी हमारे सामने आ सकेंगी। कबीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहला शोध प्रबंध कबीर पे ही लिखा गया,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जो शोध है। हालांकि उनसे पहले अंग्रेजी में शोध हो चुका था कबीर पर, लेकिन हिंदुस्तान में जो शोध हुए हिंदी में, उनमें पहला माना जाता है। और कबीर पर जितने शोध हो चुके हैं वो तो अपने आप में बहुत ही विस्तार से बात कहने की है। लेकिन अगर हम देखें तो कबीर को हम आज भी भारतीय साहित्य के कुछ कवियों के साथ अगर रख के देखें तो एक नई दृष्टि से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कबीर को हम उड़िया के सारला दास के साथ रखकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कबीर को तिरुवल्लुवर के साथ हम रखकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, लगभग समान उसी तरह से। कबीर हिंदी के जो हैं वो उर्दू के नजीर की तरह ही, उसी तरह से जनता के कवि हैं। वो भी उसी तरह की उनकी जो परंपरा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब रात चलेगा बंजारा, नजीर अकबराबादी, उर्दू की एक अलग तरह के कवि हैं। और जिस तरह से ग्रामीण चेतना, जिस तरह से एक लोक चेतना कबीर में है, उसी तरह की लोक भाषा, लोक दृष्टि नजीर की है। तो इस लोक संवेदना की दृष्टि से अगर कबीर और नजीर को हम एक साथ रखें तो एक नए तुलनात्मक दृष्टि से शोध का विषय बन सकते हैं। कबीर को हम अंग्रेजी के चासर के साथ अगर रख के देखें, चासर फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री जिन्हें कहा जाता है, और वो भी ग्रामीण अंग्रेजी के प्रस्तोता हैं। जिस तरह से कबीर की भाषा ग्रामीण और उस तरह की, उसी तरह चासर की भाषा है। तो हम एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कबीर का मूल्यांकन, भक्ति काल की ही अगर मीरा को देखें तो मीरा को हम ज्यादातर महादेवी जी के साथ रखकर आधुनिक मीरा के रूप में उनकी तुलना वितुलना करते रहते हैं। लेकिन मीरा के साथ हम आंडाल को रखकर तुलना करें तो एक कुछ नए निष्कर्ष हमारे सामने आ सकते हैं। मीरा को हम लल्लेश्वरी के साथ रखकर देखें, सहजोबाई के साथ रखकर देखें, यूनानी कविता की एक सोफिया कवित्री हैं, उनके साथ रखकर देखें, अरबिक कविता में राबिया एक हैं जो संत कवित्री मानी जाती हैं, जो विरह की कवित्री हैं, उनके साथ रखकर देखें, टेरेसा को देखें, स्पेनी कविता की टेरेसा हैं। और इसके लिए आप कहेंगे विदेशी कवियों के साथ तुलना हम कैसे करें, तो निश्चित रूप से लिटरेचर भी हमारे सामने मौजूद है। इस दृष्टि से एक बहुत अच्छी किताब है भगवत शरण उपाध्याय की विश्व साहित्य की रूपरेखा। पठनीय किताब है, मेरा ख्याल है हर शोधार्थी को पढ़ना चाहिए, ताकि कम से कम हम शोध के एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश से जुड़ सकें और रचनात्मकता का जो एक अंतर्राष्ट्रीय फलक है वो विस्तार पा सके। कबीर, मीरा, ये सब भक्तिकाल के कवि होते हुए भी परवर्ती या पूर्ववर्ती या उनके समकालीन अन्य कवियों से जब हम तुलना के निकष पर मानदंड पर कसते हैं तो यकीनन निसंदेह कुछ नए निष्कर्ष सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि साहित्य में संभावनाएं कभी कम नहीं होती। और जिस जिस तरह से बिहारी का वो दोहा याद करें, भय न केते जगत के चतुर्थ तेरे कूर, जब आप चित्र और कैनवस लेकर के और वो ब्रश लेकर आप रंग भरना शुरू करेंगे तो किस मुकाम पर पहुंच जाएंगे खुद नहीं सोच सकते, क्योंकि नयो नयो लागत जो जो निहारिए। तो साहित्य की उन संभावनाओं, मैं केवल सूत्र दे रहा हूं, मैं केवल संकेत कर रहा हूं, और उस संकेत के माध्यम से जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, तो ये संकेत है केवल कि आप उस तरफ देख सकते हैं। रीतकाल को सबसे अधिक उपेक्षित और आलोचना का शिकार होना पड़ता है हिंदी आलोचकों के मध्य। लेकिन जब मुझे ध्यान में आया कि रीतकाल अपने आप में एक विशिष्ट तरह का कालखंड है जो हमें इस तरह के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। रीतकाल का पूरा परिवेश श्रृंगारी परिवेश है, लेकिन उसी दौर में ध्यान दें हम कि रीतकाल की ही समय सीमा में जो उर्दू कविता लिखी जा रही थी उसकी वो सारी की सारी प्रवृत्तियां वही हैं जो हिंदी कविता की। यहां आखिन में अलसान, इश्क का लाजवाब बयान उधर, यहां पर दर्द का, विरह का वर्णन, और वहां गमे हिज्र, गमे दौरा, गमे जाना, सब समान प्रवृत्तियां। तो जिस तरह से श्रृंगार का परिवेश, विरह का परिवेश रीतकाल का, ठीक उसी तरह से गम और दर्द का परिवेश उर्दू का। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, तेरी जुल्फों के सब असीर हुए, मुत्तकिल रोते ही रहिए तो बुझे आतिशे दिल,
एक दो आंसू तो फिर आग लगा देते हैं। और इस तरह की आप बिहारी की नायिका को देख लें, अवधाई सीसी सुलग विरह विकट बिललाप, बिचहीं छूट गुलाब को छींटो छुओ न गात। तो उर्दू की जो प्रवृत्तियां हैं, दर्द, गम, हूर, गिलमान, सुस्ती, नजाकत, साकी, सनम, पैमाना, शराब, ये सारी की सारी जो मस्ती है, सारा का सारम जो आलम है साहित्य का, अदब का, ठीक रीत काल की प्रवृत्तियों के समानांतर। तो अगर एक पूरा प्रोजेक्ट हिंदी में लिया जाए कि रीत काल की समय सीमा में रचित उर्दू साहित्य या रीत काल की प्रवृत्तियां और उर्दू साहित्य की प्रवृत्तियां, रीत काल के परिवेश में रचित उर्दू साहित्य, अपने आप में कई कई प्रोजेक्ट का विषय बनता है। और केवल ऐसा नहीं है, केवल रीत काल की कविता और उर्दू कविता की केवल तुलना कर दें उससे काम चल जाएगा। जिस रीत काल की हम आलोचना करते हैं, वो रीत काल आधुनिक काल को किस तरह प्रभावित करता है, ये बड़ा एक तरह से जांचने का विषय है, पड़ताल का विषय है। और उस नवीनता की दृष्टि से आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मजा भी शायद आएगा इसको सुनकर कि कैसे रीत काल का, और रीत काल में कविता, जिसके लिए कहा जाता है कि कई लोगों ने तो कहा, पद्म सिंह शर्मा ने कहा कि बिहारी तो मजमून छीन लेते हैं, लेकिन उस मजमून छीनने में भी जो एक बात है, जो चीज देते हैं हमारे सामने, जो बात करते हैं, वो बहुत दूर तक प्रभावित भी करता है। केशव का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं क्लास में भी। केसव केसन अस्करी जस अरिहुन करा, हम सब लोग जानते हैं। चंद्र बदन मेरे लोचनी बाबा कह कह जाए। रीत काल का वह कवि जिसका एक पांव भक्ति काल में है और दूसरा पांव रीत काल में, जो भक्ति और रीत की संधि रेखा पर खड़ा होकर अपने पके हुए केशों को धिक्कारता है, जिनको देखकर नवयुवतियां उसे बाबा कहती हैं। और ये वेदना है सॉरी, इन पके हुए बालों को देखकर जो सुंदरियां हमें बाबा कह रही हैं, ये मेरे लिए बड़ा ही एक तरह से अफसोसनाक और बहुत ही दुखद एक स्थिति मेरी है कि चंद्र बदन मेरे बाबा कह कह जाए। केशव, केशव को आप देखें, जो रीत काल के पहले कवि माने जाते हैं, और इस भाव से उर्दू के आधुनिक काल के एक बहुत बड़े शायर हैं जिनका नाम है जोश मलिहाबादी। तरक्की पसंद शायरों में, देशभक्ति के शायरों में जोश मलिहाबादी का बड़ा मुकाम है। जोश मलिहाबादी के कते को ध्यान में रखें कि मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना यारब, जोश मलिहाबादी, मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना यारब, या नारे जहन्नम में जलाना यारब, माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को वह दिन न दिखाना यारब। चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कह जाए, माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को वह दिन न दिखाना यारब। जोश मलिहाबादी और केशव, किस तरह से ये सूत्र मिलते हैं कि रीत काल का कवि किस तरह आधुनिक काल के कवि को प्रभावित करता है, कि ठीक वही ख्याल उर्दू कविता में आधुनिक काल में आकर हमें दिखाई देता है। ये कैसे पता होगा, कैसे हम देख पाएंगे, जब हम उसको तुलना के मैयार पर लाकर देखना चाहेंगे। एक और रीत काल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं बोधा। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार के धार पे धावनो है। प्रेम क्या है? कठिन रास्ता है, बहुत विकराल मार्ग है, और उसको तलवार के धार पर चलने जैसा, एक तलवार की धार पर चलने जैसा कह रहा है। और आधुनिक काल, आधुनिक उर्दू का कवि जिगर मुरादाबादी क्या कह रहे हैं? ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है कि रीत काल का कवि तलवार के धार पर चलने को कह रहा है, प्रेम, और जिगर मुरादाबादी आधुनिक काल का उर्दू कवि इश्क को कह रहा है कि आग का दरिया है। तो तलवार की धार से कम तो आग का दरिया नहीं है, और आग के दरिया से कम तलवार की धार नहीं है। तो क्या आग का दरिया और तलवार की धार में कुछ तुलना हो सकती है क्या? ये केवल संकेत है। जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो ऐसा एक बहुत बड़ा लिटरेचर मिलेगा। एक और बोधा की ही पंक्ति है जो हम लोग बार बार उद्धृत करते हैं, हम कौन धो आपन पीर कहां, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। देखिए बोधा की पीड़ा देखिए,
मेरा ही एक शेर है कि हर किसी से गम खुशी भी बांटना अच्छा नहीं, जो समझता हो उसी से राज की बातें करे। तो राज की बात सबसे नहीं की जाती। हो सकता है यह भी बात बोधा से प्रभावित। बोधा कहते हैं कि हम कौन धो आपन पीर कहें, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। किससे कहें अपनी बात, अपनी व्यथा? कोई दिलदार मिले तब तो बताएं। उर्दू कवि को सुन लें, किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर तो मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। दिलदार तो को दिखा तो नहीं, किसे अपना बनाएं कोई किस इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर तो मिल जाते हैं, कोई दिल नहीं मिलता। सभी दक्काक मिलते हैं मोटे तगड़े, कोई आकिल नहीं मिलता। यहाँ सरदर्द मिल जाते हैं, दर्द दिल नहीं मिलता। बोधा कह रहे हैं दिलदार तो को दिखा तो नहीं, और उर्दू का कवि कह रहा है दर्द दिल नहीं मिलता। तो क्या दिलदार और दर्द दिल, इस तरह की तमाम सारी जो पंक्तियां भरी पड़ी हैं रीतकाल के कवियों में, उर्दू के कवियों में। मैंने कहा था उर्दू में कविता का कंसेप्ट बहुत बाद तक यही रहा, तेरी जुल्फों के सब असीर हुए। तो उस तरह से जो एक तुलना बनेगी, तो पूरे रीतकाल के परिवेश को उठाकर हम लेकर आए। दूसरी तरह रीतकाल में बड़ी उच्च स्तरीय कविताएं भी, क्योंकि रीतकाल के परिवेश में केवल श्रृंगार ही थोड़ी है, भक्ति भी है, नीति भी है। और भक्त के तो बड़े कवि हैं, पूरी परंपरा है उनकी। ये दयाबाई, सहजोबाई, दारी यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन साहब, ये सब सारे के सारे, सुंदरदास, रीतकालीन परिवेश के ही तो कवि हैं ये, संत परंपरा में जो आगे आते हैं। लेकिन बिहारी ने जो दोहा कहा है, मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। अद्भुत दोहा है। और बिहारी तो भाई कालिदास की परंपरा से भी प्रभावित होते हैं, संस्कृत रचना की क्लासिक परंपरा से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये दोहा आप देखें, मैं समझो हो समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। उर्दू का कवि कहता है कि गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। ईश्वर की सर्व व्यापकता का इससे बढ़िया और क्या वर्णन हो सकता है, जो बिहारी कहते हैं कि एक ही बिंब है, प्रतिबिंब है, जो हर तरफ दिखाई देता है, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। तो किस तरह से रीतकाल का कवि अपने पूरे उस चरित्र चित्रण में, अपनी पूरी संवेदना में अपने परवर्ती काल को प्रभावित करता है, यह तथ्य तभी हमारे सामने आएगा जब हम उसे तुलना की कसौटी पर कसेंगे, एक नई दृष्टि से उसको हम देख पाएंगे। आधुनिक काल में हम भारतेंदु की चर्चा करते हैं। भारतेंदु पे बहुत काम हुआ है, निश्चित रूप से बहुत काम हुआ है। भारतेंदु का कोई पक्ष है जो नहीं छूटा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतेंदु जिस तरह से हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता हैं, इस रूप में इनका मूल्यांकन अभी भी किया जा सकता है तुलनात्मक दृष्टि से। आज भी मैदान खाली पड़ा है, केवल नजर उठाने की बात है। भारतेंदु जिस तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं, उसी तरह से उर्दू साहित्य, आधुनिक उर्दू साहित्य के निर्माता सर सैयद और हाली माने जाते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उर्दू को मॉडर्नाइज करने वाले लोगों में हाली और सर सैयद का नाम है। जिस तरह से हिंदी को मॉडर्नाइज करने में भारतेंदु का नाम है, जिस तरह से गुजराती अदब को, गुजराती साहित्य को, गुजराती भाषा को मॉडर्नाइज करने में नर्मद का नाम लिया जाता है, जिस तरह से तेलुगु भाषा को मॉडर्नाइज करने में गुरजाड़ा अप्पाराव का नाम लिया जाता है, बीरेश लिंगम का नाम लिया जाता है, जिस तरह से बंगला को मॉडर्नाइज करने में माइकल मधुसूदन दत्त का नाम लिया जाता है, जिस तरह से उड़िया को मॉडर्नाइज करने में फकीर मोहन सेनापति का नाम लिया जाता है। ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूं, ये अपने अपने साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। इन विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य निर्माताओं के समकक्ष भारतेंदु के साहित्य निर्माता वाले व्यक्तित्व को रखकर अगर हम देखें, तो यकीनन कुछ बहुत ही अच्छे, सकारात्मक, शोधपरक, अनुसंधानपरक निष्कर्ष हमारे सामने आ सकते हैं। और साहित्य निर्माता वाला ही क्यों,
पत्रिका के संपादक के रूप में दो संपादकों को साथ साथ रख के भी तो हम कुछ देख सकते हैं। भारतेंदु का संपादकीय, भारतेंदु का संपादन और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादन। आप देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती की जो रीति नीति है उससे बिल्कुल अलग है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार संपादन में अपनी रीतियों नीतियों में वे अंग्रेज राज की प्रशंसा नहीं करते। सरस्वती में तमाम सारे प्रशंसा के लेख और कविताएं छपती हैं, मगर भारतेंदु का मंडल उससे अपने आप को अलग रखता है। मिलता है, उत्तर औपनिवेशिक ढंग से अध्ययन करेंगे तो वहां भी संकेत मिलेंगे, लेकिन रीति नीति से बिल्कुल अलग है। तो उन दोनों संपादकों के व्यक्तित्व को सामने रखकर अगर हम तुलना करें तो एक अलग ढंग का काम होगा। भारतेंदु का संपादकीय व्यक्तित्व और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादकीय व्यक्तित्व। इसी तरह से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का संपादकीय व्यक्तित्व और बालकृष्ण भट्ट का संपादकीय व्यक्तित्व। देख ले दोनों को, दोनों के तेवर में, दोनों के नीतियों में, दोनों के संपादकीय व्यक्तित्व में जो अंतर है वो तभी होगा जब आमने सामने रखकर हम कुछ काम कर पाएंगे। तो इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और भाई, रचनाकार आलोचक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जॉनसन से तुलना कर ही चुके हैं। भले उनके निबंधकार व्यक्तित्व को लेकर के बात कही गई हो, लेकिन वहां भी एक तुलना का मार्ग खुलता है। तो अगर हम ये देखें तो इस तरह से आप इनका अध्ययन करते हुए इनके व्यक्तित्व का, इनके साहित्य निर्माता के रूप को भी आप सामने ला सकते हैं। प्रेमचंद पे कहा जाता है ना, सबसे ज्यादा शोध प्रबंध तो प्रेमचंद पे ही लिखे जाते हैं। मुझे याद है कि कानपुर विश्वविद्यालय ने एक विज्ञापन निकाला था, पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किया था, तो उसमें लिखा था कि तुलसीदास, प्रेमचंद और निराला, इनको छोड़कर आप विषय लें। मैंने इन पे अगर कोई विषय आप लेंगे तो डीआरसी में पास नहीं होगा। जो मीटिंग होगी उसमें इन पर नहीं माना जाए। भाई क्यों, क्या हुआ? यानी आपने ये मान लिया कि तुलसीदास पर इतना कुछ हो चुका है, प्रेमचंद पे इतना कुछ हो चुका है, निराला पे इतना कुछ हो चुका है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। यही तो हुआ। और जो कुछ होगा वो पुष्टपेषण होगा, शोध हो नहीं सकता। लेकिन यहां भी मैं कहता हूं कि अगर प्रेमचंद को, अभी जैसे मैंने कहा कि प्रेमचंद को अगर आप इसी परिवेश में रखकर देखें, तुलना के परिवेश में रखकर देखें, तो प्रेमचंद की तुलना आप, फिर मैंने कहा, फकीर मोहन सेनापति से कर सकते हैं। फकीर मोहन सेनापति उड़िया के प्रेमचंद माने जाते हैं, जिनका उपन्यास क्षमाण 8 गुंठ, जो साहित्य अकेडमी से अनुवाद भी छप गया है, 6 बीघा जमीन, आप देखें किस तरह से उसी तरह की किसानी जीवन और कृषक जीवन का आख्यान मिलता है। तो फकीर मोहन सेनापति को आप प्रेमचंद के साथ रखकर देखें। अगर कोई दोस्त उड़िया जानते हैं और हिंदी जानते हैं तो तुलना का काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारा हिंदी परिवार बहुत दूर तक फैला हुआ है, सारे देश से लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों हम हिंदी बेल्ट को ही देखें, क्यों हम हिंदी के ही निकस पर प्रेमचंद को कसें? क्यों नहीं हम उड़िया के फकीर मोहन सेनापति, जो उनके उड़िया के प्रेमचंद कहलाते हैं, उनके साथ रखकर देखें? क्यों नहीं हम मलयालम के शिव शंकर तक्षई पिल्लई को देखें और प्रेमचंद के साथ तुलना करें? उनको भी मलयालम का किसान कवि कहा जाता है, किसान उपन्यासकार कहा जाता है, किसानी जीवन के बड़े उपन्यासकार हैं शिव शंकर तक्षई पिल्लई। उनके साथ भी हम रखकर दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवेश में आप टॉमस हार्डी जिनको कहा जाता है कि वे अंग्रेजी के प्रेमचंद हैं, मैक्सिम गोर्की जिनको कहा जाता है रूसी के प्रेमचंद हैं, बाल्जाक, एमिली डिकेंस, इन रचनाकारों के साथ प्रेमचंद की अगर तुलना करें, रख कर देखें, तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर प्रेमचंद के वैशिष्ट को हम और ज्यादा प्रमाणित कर सकते हैं और ज्यादा हम विस्तारित कर सकते हैं। तो ये एक दृष्टि है तुलना की, और अध्ययन की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि तुलनात्मक शोध जो होते हैं उनमें तुलना के बिंदु बहुत कम होते हैं। दक्षिण भारत के कवियों से उत्तर भारत के कवियों की तुलना करते हुए कुछ ग्रंथ सामने आए, बहुत देखे गए, लेकिन तुलना के बिंदु बहुत कम होते हैं। जिस तरह से तुलना का निकष बनाया जाना चाहिए, अगर उसके आधार पर अब आप देखें तो बहुत कुछ उसमें आप काम कर सकते हैं। निराला की बात हमने की, निराला पे कोई इस तरह से काम नहीं किया जाना चाहिए कि कोई निराला के बहुत काम हो चुका है। हम अगर देखें तो हिंदी में तरक्की पसंद ख्याल की पहली रचना जो मानी जाती है वो भारत भारती है। कहा जाता है कि भारत भारती से एक ट्रेंड चेंज हुआ। जातीय संवेदना का जो उभार है, जातीय संवेदना का जो प्रमुख चित्र है, वो भारत भारती के माध्यम से हमारे सामने आता है, और वो तरक्की पसंद ख्याल की पहली रचना मानी जाती है। अब वो किस दृष्टि से लिखी गई उसकी बात अलग है।
और वो जो तरक्की पसंद ख्याल की रचना खड़ी बोली में लिखी जाने वाली पहली रचना भारत भारती है, वो भारत भारती भी लिखी गई उर्दू के मुसद्दस हाली से प्रभावित होकर। द्विवेदी जी ने कहा कि कुछ नया पढ़िए। क्या पढ़े? तो आप मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को पढ़िए, मुसद्दस को पढ़िए। मुसद्दस को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी। क्या मुसद्दस और भारत भारती को भी साथ साथ रखकर कुछ कर सकते हैं? हाली की ही एक रचना है मुनाजाते बेवा, बहुत अच्छी नज्म मानी जाती है। मुनाजाते बेवा, विधवा की आवाज। क्या निराला की विधवा कविता को सामने रखकर और उसके पृष्ठ में मुनाजाते बेवा रखकर कुछ सूत्र तलाशे जा सकते हैं? पूर्ववर्ती कवि हैं हाली, और किस तरह से हिंदी की तरक्की पसंद रचनाओं को प्रभावित करते हैं, इस दृष्टि से भी क्या कुछ प्रभाव को आंका जा सकता है? एक और मैं जिक्र करूंगा निराला का। निराला की एक कविता है सरोज स्मृति। बहुत सारे हमारे मित्र इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तो अपने इतिहास में लिखा भी है कि यह अपने तरह की इकलौती कविता है, और इसी से हिंदी में शोक गीतों के का आरंभ होता है। शोक गीतों के प्रवर्तन का श्रेय लेती है ये कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935-36 में होता है। इससे लगभग 24-25 वर्ष पहले मिश्र बंधुओं की एक कविता आती है सामने, जिसका शीर्षक है हा काशी प्रकाश। हा काशी प्रकाश 1906 में प्रकाशित हो जाती है, और सरोज स्मृति, जैसा मैंने कहा कि 1935 या 36, जो माने आप 35 होगी, संभवतः 35। तो उससे बहुत पहले 1906 में प्रकाशित होने वाली हा काशी प्रसाद, उस कविता का कहीं जिक्र तक नहीं मिलता है, न किसी इतिहास ग्रंथ में, न किसी आलोचक के मुख से, और न किसी समीक्षक के मुख से। हा काशी प्रकाश खड़ी बोली की उसी तरह की कविता है जैसे निराला की सरोज स्मृति। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि निराला से 24-25 वर्ष पूर्व लिखी जाने वाली खड़ी बोली की हा काशी प्रकाश कविता हिंदी में शोक गीतों के प्रवर्तन का श्रेय ले सकती है, जिसका श्रेय रामस्वरूप चतुर्वेदी निराला की सरोज स्मृति को देखते हैं। उसी तरह की खड़ी बोली में रचित कविता, अंतर केवल इतना है कि सरोज स्मृति पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई है और हा काशी प्रकाश पुत्र के मृत्यु पर लिखी गई है। उसी तरह के पुत्र के मृत्यु की पीड़ा की जो संवेदना और वेदना उभरती है, उतना ही संवेदनशील कविता है, उतना ही वो सरस कविता है जितनी की सरोज स्मृति। तो क्यों नहीं इस पर भी कुछ बिंदु तलाशे जाए, और शोक गीतों की जब परंपरा की बात की जाए, शोक गीतों को लेकर कुछ लिखा पढ़ा जाए, कुछ शोध किया जाए, कुछ अनुसंधान किया जाए, कुछ शोध प्रबंध पेपर लिखे जाएं, तो हम इसको नए सिरे से खंगालें, कुछ नए संदर्भ निकलकर हमारे सामने आए, तो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि हमारी जो क्लासिक्स हैं वो हमारे आधुनिक कवियों को किस तरह प्रभावित करती है। क्लासिक परंपरा से कालिदास से तुलसीदास प्रभावी हो, सूरदास प्रभावी हो, महाभारत से तो बात समझ में आती है, लेकिन आधुनिकतम कवि क्लासिक्स परंपरा से प्रभावित हो, इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। नागार्जुन, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, आप इनकी रचनाओं को देखें और अपने क्लासिक्स को याद करें, तो किस तरह से ये संस्कृत साहित्य से पोषण प्राप्त करते हैं। अब संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य पर प्रभाव जैसा शोध प्रबंध तो 1954 में लिखा गया, सरनाम सिंह ने लिखा था राजस्थान विश्वविद्यालय में, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं कहीं दिखाई देता कि कुछ काम हुआ है, प्रभाव का आकलन किया गया है, लेकिन बहुत कम। अब आप देखें, नागार्जुन की एक कविता है बादल को घिरते देखा है। अब बादल को घिरते देखा है क्लास में पढ़ाते हुए अगर कोई भी हमारे अध्यापक साथी कालिदास की उस क्लासिक परंपरा से परिचित नहीं है, तो बादल के को घिरते देखा है नागार्जुन जैसे जनवादी कवि की कविता की व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पोषण उस क्लासिक परंपरा से ले रहे हैं। आधुनिक काल का जनवादी कवि अपनी बादल को घिरते देखा है कविता से, कविता के लिए वो कालिदास के मेघदूत से पोषण प्राप्त करता है।
कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, जाने दो वह कब कल्पित था, हमने तो भीषण जाड़ों में महामेघ को झंझारल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अलका, मेघ, धनपत कुबेर, जो क्लासिक परंपरा को लेकर आते हैं, नागार्जुन आधुनिकतम कवि हिंदी में लेकर आते हैं। और अगर आप ये देखें बादल, तो बादल का तो सबसे बढ़िया और सबसे पहला प्रयोग मेघदूत में ही मिलता है, कालिदास के वहां। धूमत ज्योति सलिल मरिताम सन्निपातक पमेघः, कालिदास, मेघदूत, पूर्व मेघ। उस पूर्व मेघ से, जिसको ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की रचना माना जाता है, वहां से पोषण ग्रहण करके आधुनिकतम कवि बादल पर लिखता है। तो क्यों नहीं कालिदास से लेकर, और नागार्जुन ही नहीं बल्कि महादेवी वर्मा तक आइए, केदारनाथ अग्रवाल तक आइए, एक बादल की पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी। मेघदूत का बादल, और फिर आप आदिकाल के कवियों में भी देखिए बादल, घिरते हुए बादल, पृथ्वीराज रासों में भी, जायसी के यहां भी देखिए बादल, तुलसी के यहां देखिए बादल, घन घमंड नभ घन घमंड नभ गर्जत घोरा, पियाहीन दर्पत मन मोरा, वहां भी बादल। और पंत, और पंत का बादल, और निराला का बादल, बादल राग, और महादेवी के यहाँ बादल नहीं तो चलिए बदली सही, नागार्जुन का बादल। एक लंबी परंपरा है। क्या इन सबको आमने सामने रखकर एक बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है, जिसकी परंपरा मेघदूत से शुरू होती है और महादेवी नागार्जुन आधुनिकतम कवियों तक। केदार के यहाँ बादल, केदारनाथ अग्रवाल, और छोड़िए जी केदारनाथ सिंह के यहाँ बादल। तो क्या इन बादलों की तलाश में कोई हमारा मन कुछ अनुसंधान और शोध की तरफ जा सकता है, और एक भारी भरकम, चलिए नहीं पीएचडी तो एमफिल तो कर ही सकता है, एमफिल नहीं कर सकता, स्वतंत्र एक शोध काम तो कर ही सकता है। ठीक इसी तरह का एक शब्द है दीपशिखा। दीपशिखा कालिदास का शब्द है। आप कहेंगे कालिदास का क्या शब्द किसी का होता है? हाँ होता है। जब हम ढाई आखर कहते हैं तो कबीर ने याद आते हैं हमें। जब हम लात चलेगा बंजारा कहते हैं तो नजीर याद आते हैं हमें। जब हम कहते हैं दिले नादा तो गालिब याद आते हैं हमें। जब हम कहते हैं अभी टुक रोते रोते सो गया है तो मीर याद आते हैं हमें। जब हम दीप शिखा कहते हैं तो कालिदास याद आते हैं हमें। तो कालिदास का शब्द है दीप शिखा। संचारणी दीप शिखेव रात्रो यम यम बतीयाय पतिम बरासा, नरेंद्र मार्गाटैव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। दीप शिखा। अब इस दीप शिखा को उठाकर किस तरह से हिंदी के कवि अपने यहां लेकर आते हैं। तुलसीदास, छबगिरी दीप शिखा जनु बरई, सुंदरता कर सुंदर करई, छबगिरी दीप शिखा जनु बरई। बिहारी, अंग अंग नग जगमती, दीप शिखासी देह। देखिए आप तुलसी की दीप शिखा देखिए, कालिदास की दीप शिखा देखिए, फिर तुलसी की दीप शिखा देखिए, फिर बिहारी की दीप शिखा देखिए, और छोड़िए निराला की दीप शिखा देखिए, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन दलित भारत की विधवा है। और महादेवी जी के यहाँ क्या कहना, पूरा संग्रह ही दीप शिखा है। तो ये दीप शिखा की एक जो लंबी परंपरा जो कालिदास से शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, और ये मजे की बात है कि हम अपनी परंपरा से जो पोषण प्राप्त करते हैं बड़ा स्थायी होता है, और बड़ी आधुनिकतम दृष्टि, विधवा कविता बड़ी आधुनिकतम दृष्टि की कविता मानी जाती है, और उसका प्रतीक प्राचीनतम है। दीप शिखा महादेवी की बिल्कुल उनके आधुनिकतम प्रतीक है, लेकिन उसके जो प्रतीक लिए जा रहे हैं वे प्राचीनतम अपने क्लासिक साहित्य से। तो इधर भी थोड़ा सा हमारा अगर ध्यान जाए तो कुछ बहुत सारी नई चीजों को हम लेकर आ सकते हैं। इसलिए मित्रों मेरा मानना है कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से कुछ काम हो, तुलनात्मक साहित्य को अगर हम केंद्र में लेकर आए, शोध अनुसंधान की तुलना के निकष को अगर हम विकसित करें, थोड़ा विस्तार दें, तो बहुत सारे नए निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे। इसी क्रम में अगर हम विचार करें तो एक दौर आया था, और वो दौर शायद राजेंद्र यादव के हंस के प्रकाशन के बाद से आया, कि शोध के केंद्र में
विमर्श परक साहित्य आने लगा था। और वो विमर्श चाहे दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, और अब तो पता नहीं कौन कौन से विमर्श आ गए हैं, विद्र विमर्श, किन्नर विमर्श, जो भी नाम लिया सबको विमर्श में डाल दिया। अब ये समझ में नहीं आता, ये विमर्श विद्यार्थी समझता भी नहीं है, शोधार्थी समझता नहीं है, और विमर्श को लिख दिया उसने कबीर के साहित्य में स्त्री विमर्श। भाई कोई रचना डिस्कोर्स बनने के लिए कुछ अपेक्षाएं होती हैं। आपने नारी का वर्णन देखा और विमर्श में ले गए आप, फिर तो जायसी के यहाँ नारी विमर्श सबसे ज्यादा रोती धोती हैं उनकी नायिका नागमती। तो विमर्श का ये मतलब नहीं है। विमर्श का मतलब यह है कि प्रतिरोध का स्वर जहां से सुनाई पड़ता है। स्त्री जब अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए प्रतिरोध करती हो और इस तरह के जहां चित्र आए तो विमर्श के दायरे में आएगी बात। लेकिन चलिए, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श एक बड़े शोध के केंद्र के रूप में विकसित हो गए और शोध पे बहुत सारे विमर्श परक शोध किए जाने लगे। यहां भी मैं कहता हूं, मान लिया गया कि भाई विमर्श वाले शोध नहीं होंगे, बहुत हो गया विमर्श, लेकिन क्या यहां भी कुछ संभावना है? यहां भी एक बड़ी संभावना सी नजर आती है। हिंदी में दलित लेखन की शुरुआत हीरा डोम की कविता से मानी जाती है। दलित साहित्य और दलित संवेदना को लेकर एक बड़ा व्यापक हमारा वर्ग है, दलित लिटरेचर है पूरा, दलित साहित्य है पूरा, और दलित लेखन की भले अलग अलग दृष्टियां हैं। तुलसीराम की अलग दृष्टि है, रतन कुमार साहबरिया की अलग दृष्टि है, शिवराज सिंह बेचैन और ओम प्रकाश वाल्मीकि की अलग दृष्टि है, हमारे राजेश पासवान जी की समन्वित दृष्टि है। सारी चीजों होने के बावजूद दलित विमर्श को लेकर आप एक कुछ नया भी सोच सकते हैं। तो मैं कह रहा था, उसी सरस्वती कालजयी पत्रिका में सन 1914 में सितंबर में अछूत की शिकायत नाम की कविता आती है हीरा डोम की, और वो हिंदी में दलित लेखन का आरंभ करने वाली कविता मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। मतलब एक अविच्छिन्न परंपरा के रूप में। वरना तो हम कहते हैं कि भाई खुसरो ने खड़ी बोली शुरू किया था, तो फिर भारतेंदु को हम क्यों मानते हैं? फिर तो कबीर ने भी खड़ी बोली में कुछ लिखा है, तो हम कबीर भारतेंदु को क्यों मानते हैं खड़ी बोली का प्रवर्तक? इसलिए कि अविच्छिन्न परंपरा जहां से शुरू हो सकती है। हीरा डोम से पहले भी हो सकता है कुछ होगा, लेकिन दलित लेखन का आरंभ मानते हैं हीरा डोम की उस कविता से वो, और जिन्होंने पढ़ा है भोजपुरी में कविता है, बड़ी प्रभावित करती है। सरस्वती में पंत भी बहुत कम छपे होंगे। जिस सरस्वती में उस दौर के बहुत सारे कवि बिल्कुल नहीं छप पाते थे, बड़े बड़े, उस सरस्वती में एक अप्रसिद्ध कवि, अचर्चित कवि हीरा डोम की कविता छपती है। उसके बाद भी कोई कविता नहीं छपती हीरा डोम की, संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है। कविता बहुत अच्छी है, हीरा डोम ने लिखी है, दिल को दहला देती है, द्रवित कर देती है, और दलित संवेदना को बहुत ही ढंग से उजागर करती है। 1914 सितंबर, सरस्वती। ठीक 2 वर्ष बाद 1916 अक्टूबर अंक, सरस्वती, और एक और कविता छपती है। उस कविता का नाम है अछूत की आह। इस कविता का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है हीरा डोम का संदर्भ देते हुए, और ये कविता रामचंद्र शुक्ल की है। ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास वाले। गलती से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ये कविता संपादित भी हो गई थी शुक्ल रचनावली में। बाद में नामवर जी ने उसे हटवा दिया था, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल की कविता नहीं है। ये हम लोग पढ़ते रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के नाम से, और उसकी गलती ये हुई कि रामविलास त्रिपाठी ने कविता कौमुदी में इसको रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही उसको संपादित कर दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से, और वो चलती रही। लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता ना होकर रामचंद्र शुक्ल की कविता है। रामचंद्र शुक्ल बीए एक अलग व्यक्ति हैं वो आचार्य जी से। खैर, यहाँ ये विवाद नहीं है कि किस शुक्ल की कविता है। मुझे केवल इतना बताना है कि अछूत की शिकायत एक दलित रचनाकार की रचना है, और अछूत की आह एक गैर दलित द्वारा लिखी गई दलित संवेदना की रचना है। अगर दलित साहित्य पर भी कुछ तुलनात्मक ढंग से किया जाए इस काम, तो गैर दलित द्वारा रचित दलित संवेदना का साहित्य और दलित के द्वारा रचित
दलित साहित्य, इन दोनों की अगर तुलना करें तो एक बहुत ही चौंकाने वाले और बड़े ही नए निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आएंगे। फिर हम कैसे भूल जाते हैं नाचियो बहुत गोपाल को हम खारिज नहीं कर सकते, कैसे हम भूल जाते हैं निराला की तमाम सारी उस संवेदना पर कविताओं को नहीं खारिज कर सकते। सर तो जो इस तरह की चीजें हैं, मैं केवल एक संकेत कर रहा हूं कि 14 में प्रकाशित हीरा डोम के अछूत की शिकायत और 16 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल की कविता अछूत की याह, दोनों को आमने सामने रखकर एक तुलनात्मक दृष्टि विकसित करें और दलित संवेदना और दलित परक साहित्य में, क्योंकि साहित्य में संवेदना, मैं इसलिए कह सकता हूं कि अछूत की शिकायत स्वानुभूत की रचना है और अछूत की आह समानुभूत की रचना है। स्वानुभूत और समानुभूत को साथ साथ रखकर दलित संवेदना का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक नया निष्कर्ष हमारे सामने आ सकेगा। एक और मैं तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हिंदी में, उर्दू में तो तरक्की पसंद सर सैयद और हाली से शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदी वाले ये मानते हैं कि दुष्यंत कुमार इसमें माइलस्टोन है। दुष्यंत कुमार तरक्की पसंद ख्याल की गजलों के लिए जाने जाते हैं। मेरा ख्याल है 1975-76 के आसपास मंजर आम पर आते हैं दुष्यंत कुमार, सारिका वाले उस अंक से जिसको कमलेश्वर ने संपादित किया था। तो और लिख रहे थे पहले से, जाहिर सी बात है 76 में वो अंक आता है तो सब जगह प्रचारित प्रसारित भी होता है। 1976 में दुष्यंत कुमार ठीक इसी आग और तेवर की कविता और पहले अगर जाएं तो उर्दू में एक बड़े कवि हैं जिनका नाम है शकीब जलाली। जलाली एक कस्बा है जो अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है, वहां के रहने वाले थे शकीब, जो पाकिस्तान चले गए थे। और शकीब जलाली उसी तरह के आग के कवि हैं जिस तरह से दुष्यंत को माना जाता है। शकीब जलाली का एक शेर है, आकर गिरा था कोई परिंदा लहू में तर, निशान अपनी छोड़ गया है चटान पर, हक बात आकर रुक सी गई थी कभी सकीब, छाले पड़े हुए हैं अभी तक जुबान पर। शकीब जलाली। और दुष्यंत कुमार के तेवर को तो हम जानते ही हैं। शकीब जलाली दुष्यंत कुमार से बहुत पहले मंजरे आम पर बहुत मकबूल शायर हो चुके हैं, जिन्होंने 1965 में आत्महत्या कर ली थी। यानी 1965 तक वो मंजरे आम पर पूरी तरह से बर्रे सगीर यानी पूरे महाद्वीप में वो छा चुके थे, उनकी कविता छा चुकी थी उसी राग और उसी आग के साथ जो दुष्यंत कुमार जिस तेवर के साथ बहुत बाद में आए। तो क्या शकीब जलाली और दुष्यंत को भी आमने सामने रखकर कुछ हिंदी कविता में गजल को सामने रखकर भी कुछ काम किया जा सकता है? दुष्यंत ने अपने लिए प्रेरक माना है शमशेर बहादुर सिंह को, तो क्या शमशेर बहादुर सिंह जो पहले हैं उनके और गजल में भी काफी कुछ लिखा है उन्होंने, उनके साथ रखकर दुष्यंत को तुलना उनके साथ कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि आप इसमें भी अगर तुलना करेंगे तो एक नए निष्कर्ष हमारे इस क्षेत्र में आ पाएंगे। बातें बहुत हो सकती हैं, बहुत लंबी बात शायद हो भी चुकी है, और दुबे जी का विंडो खोलकर सामने आने का मतलब यही होगा कि शायद बात को समराइज किया जाए। ये मित्रों कुछ संकेत थे, कुछ सूत्र थे, यहां वहां से उठाकर, और उसी गीत गारी की अगुवाई करने वाली बूढ़ी ताई की तरह जिसके पीछे गाने वालों की एक पूरी टोली बैठी होती है, वो गीत शुरू करके चली जाती हैं और बाद में जो बड़े बड़े गायक हैं वो आकर अपनी बात कहते हैं। मेरी उसी भूमिका को आप लोग स्वीकार करें उसी रूप में, और ये केवल सूत्र संकेत हैं जिनके माध्यम से अध्ययन की नई दिशाओं की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। मैं आज के इस आरंभिक आख्यान में अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और हिंदी परिषद से जुड़े हुए सभी साथियों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। सर का जो व्याख्यान था बेहद ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण व्याख्यान था। सर जब बातचीत कर रहे थे तो उनको सुनने का ही मन कर रहा था और अभी रोकने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन अब समय अभाव है हमारे पास और सभी साथियों को कुछ ना कुछ कहना है और जानना है, तो उसके लिए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और अभी अनुपम तिवारी जी ने हैंड रेज किया है, तो उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह अपनी बात
इसको हम सबके साथ साझा करें। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। और 3 महीने बाद पुनः इस पटल पे आपके दर्शन को पाकर के मैं लाभान्वित हुई। जितना मैंने सुना, मुझे ये लगा कि मैं एक हिंदी के प्राध्यापक को नहीं सुन रही हूँ, हिंदी के साथ साथ मैं उर्दू के एक महान विद्वान को भी सुन रही हूँ। क्योंकि जो आपने बैलेंस बनाया था, संतुलन बनाया था हिंदी और उर्दू को लेकर के और भारतीय भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर के, वो बहुत ही प्रेरक था हम जैसे लोगों के लिए। अब तक के हुए आपके व्याख्यान में मेरे पास 8 से 10 प्रश्न हैं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ और लोगों को अवसर देना चाहूंगी। मैं मात्र 2 प्रश्न आप तक दे दूंगी, बाद में व्यक्तिगत हम बात कर लेंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र शोध का जो विषय है या क्षेत्र है, इसके प्रति छात्रों में जो उदासीनता है, इसका कारण आप किसे मानते हैं? दूसरा प्रश्न भी मैं अभी आपको दे देती हूँ कि आपने कहा कि जो मेरा वक्तव्य है यह शोधार्थियों के लिए अधिक है और जो प्राध्यापक है वो इसके माध्यम बनेंगे। तो मेरा निवेदन ये है बड़ी ही विनम्रता के साथ कि अगर विगत 10 वर्षों का आकलन आप करें या देखें, आप ऐसे कितने प्राध्यापक को पाते हैं जो अविराम 2 घंटे इन विषयों पे बोलने का सामर्थ्य रखते हैं, और अपने माध्यम से और इस मंच के माध्यम से उन प्राध्यापकों के लिए आप क्या करेंगे? सादर। नमस्कार सर, तिवारी सर को भी, संजीव सर को भी। और जहां तक सारे सवाल लेने की बात है, मेरा सवाल तो बड़ा स्पेसिफिक है था, इसलिए मैं सोच रहा था कि सर पहले पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बातें कही, तुलनात्मक शोध में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, 50 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे काम होना अभी बाकी है। पत्र पत्रिकाओं में बिल्कुल काम शून्य है, भाषा काव्य शास्त्र आपने बताया ही। मैं ये कह रहा हूं कि जो मंचीय कवि हैं उसको भी लेकर काम हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कोई एक मानक तो तय होना चाहिए कि हिंदी में जो शोध हो रहा है उसका हम कौन सा मानक तैयार करें। ये तो मन माफिक हो गया है कि भाई अगर मंचीय कवि है या कोई हमारा जानने वाला है, वो चाहे कुछ भी है, उस तरह के लोगों पे काम होना, तो इससे आप तो बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी कर रहा होता है उसके भविष्य के लिए वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो मेरी चिंता ये है कि लुगदी साहित्य को लेकर के अगर काम चलाना है तो लुगदी साहित्य में तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। कवि प्रदीप से तो बड़ा कोई कवि है नहीं, राष्ट्र से लेकर के सांस्कृतिक समूह से लेकर के सारी बातें उनके यहाँ है। तो कवि कवि प्रदीप पर यदि हम शोध नहीं कर रहे हैं तो हम मंचीय कवियों पर कैसे शोध कर सकते हैं? मेरा ये प्रश्न है, या करा सकते हैं? जी का एक प्रश्न ले लिया जाए, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। अनुपम चौहान जी। पहले तो बधाई आपको और शंभुनाथ जी को, आपको इसलिए कि आपने पूरे भारत को एक मंच पर एकत्रित कर दिया, और शंभुनाथ जी का आज का व्याख्यान अद्भुत रहा। मेरा जो प्रश्न है वो जैसे सर ने कहा कि तुलनात्मक साहित्य पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे हम गुजरात में हैं और गुजरात में तुलनात्मक साहित्य पर खूब काम हुआ, अभी भी हो रहा है। तो उत्तर भारत के अलावा जहां जहां, जैसा अभी विद्यासागर जी ने भी कहा कि दक्षिण में भी इस तरह से तुलनात्मक साहित्य पर कार्य हो रहा है, लेकिन सर ने जैसा बताया बीच बीच में कि उन्होंने कहा कि जैसे हिंदी के ही कुछ कवियों को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो तुलनात्मक साहित्य की शर्त यहाँ पर भंग होती है। पहला मुझे ये कहना होगा। दूसरा मुझे ये है कि ज्यादातर हिंदी के जो शोध ग्रंथ हैं वो शोध ग्रंथ कम है, समीक्षा ग्रंथ ज्यादा हैं। तो जिस मानक की बात अभी की गई, क्या हम ऐसे कोई मानक रख पाएंगे कि जिसके कारण ये सचमुच में शोध ग्रंथ बने बजाय समीक्षा ग्रंथ के? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम किसी रचनाकार के ऊपर शोध करवाते हैं तब वो शोध नहीं रहता है और समीक्षा हो जाती है। देखिए, प्रश्न तो बहुत अच्छे आए, और अनुपमा जी ने खासकर
जो प्रश्न उठाया है कि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में बहुत कम शोध होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हम हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं या अध्येता हैं, हम 3-4 स्तरों पे हमारा काम होता है। पहले भाषा, और भाषाई सुदृढ़ उसको बनाने के लिए फिर व्याकरण, और जब भाषा और व्याकरण ठीक हो जाए तब साहित्य। और साहित्य की कैटेगरी में भी अगर आप सृजनात्मक साहित्य करते हैं तो फिर और ऊंची कैटेगरी हो गई। तो जब तक पहले पायदान से लेकर और 3 पायदान तक ठीक नहीं होगा, चौथे पे हम जा नहीं सकते। भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए जो भाषाई समझ है, भाषाई पकड़ है, व्याकरण की जो बहुत अच्छी जो जानकारी है, जब तक वो नहीं होगी तब तक हम भाषा पर और भाषा विज्ञान में काम नहीं कर सकते। और इसी से जुड़ा हुआ जो काव्य शास्त्र का जो जहां तक मसला है, काव्य शास्त्र हिंदी का है ही नहीं, वो तो संस्कृत का है। और उसके लिए भी हमें जब तक संस्कृत साहित्य का पूरा अध्ययन नहीं होगा, मेरा ये मानना है एमए में आने वाला विद्यार्थी, उसका सबसे जो कमजोर पक्ष होता है वो उसका होता है व्याकरण पक्ष। तो और आपने देखा होगा एमए की कक्षाओं तक भी व्याकरण कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हम सीधे साहित्य का अध्ययन करते हैं, और जबकि साहित्य तीसरी श्रेणी है, तीसरा चरण है। भाषा, व्याकरण, और भाषा और व्याकरण के बाद फिर साहित्य की समझ, और उसके बाद फिर साहित्य पढ़ना, और उसको समझने के बाद फिर साहित्य लिखना। तो जो हमारा पहला और दूसरा चरण ही पूरा नहीं हो पाता है, तो एक तो मेरा ये कहना है कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एमए तक आने के बाद भी विद्यार्थी अगर भाषाई समझ, सामान्य समझ में नहीं रखता है तो वो दिक्कत होगी। तो अगर उसको भाषा, और इसके अलावा देखिए शैली विज्ञान एक कितना अच्छा विषय है। शैली विज्ञान की ओर बिल्कुल नहीं जाता हमारा ध्यान, जबकि इतना पॉपुलर विषय, इतना बढ़िया विषय है। शैली विज्ञान के विद्वान भी देश में बहुत कम लोग मिलेंगे, 2-4 ही मिलेंगे मुश्किल से। साउथ में एक नाम है दिलीप सिंह, कुछ लिखते पढ़ते हैं, और एक उदयपुर में एक है के शर्मा साहब, कृष्ण कुमार शर्मा। ये 2 किताबें मैंने देखी हैं, और भी हैं किताबें, लेकिन ये 2 उस दौर की किताबें हैं। तो शैली विज्ञान भी एक तरह से उपेक्षित ही है। तो मेरा मानना है इसके लिए कि भाई भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, साहित्य का इतिहास, ये कठिन विषय हैं, इनकी ओर हमें थोड़ी सी प्रेरणा जगाते हुए रुचि रखनी होगी। और भाषाई शुद्धता और भाषाई जो करेक्टनेस है वो तो होना ही है, तभी हम भाषा विज्ञान की बात कर पाएंगे। दीपक जी ने 2-3 बातें बहुत अच्छी उठाई हैं। मैंने मोहन अवस्थी की वो किताब पढ़ी, और बल्कि मोहन अवस्थी क्या, उनसे भी पहले इस ओर संकेत तो कर ही चुके हैं ना पदम सिंह शर्मा जी। बिहारी और गालिब लिख करके वो किताब, उन्होंने संकेत तो किया ही है तुलनात्मक अध्ययन का, लेकिन वो केवल एक तरह से संकेत, हालांकि बहुत अच्छा काम है वो। पदम सिंह शर्मा को पढ़ना चाहिए। और ध्यान रहे, लोग पदम सिंह शर्मा और पदम सिंह शर्मा कमलेश को एक ही व्यक्ति मानते हैं, जो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। पदम सिंह शर्मा कमलेश तो शायद अभी भी हो सकता हो या अभिगत हुए हों, और पद्म सिंह शर्मा तो द्विविधि युगीन आलोचक हैं। तो उसका संकेत उन्होंने किया था। मोहन अवस्थी वाली किताब है। असगर बजाहत ने भी एक प्रोजेक्ट लिया था उर्दू हिंदी की कविताओं का अध्ययन करने पर, वो भी कितना हुआ मुझे नहीं पता। काम तो हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उस परिवेश के उर्दू और हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारा काम किया जाना अभी भी शेष है। बहुत बड़ा एक मैदान खाली है, और मेरा ख्याल है कि अगर भारत, ये अपना जो परिषद है, इसके माध्यम से कुछ लोग आगे आकर के प्रोजेक्ट अगर लेंगे तो बहुत उपयोगी होगा। जहां तक हिंदी में गजल की बात की है दीपक जी ने, पहली बात तो कोई भी जो क्लासिकल आलोचक है उर्दू और हिंदी का, वो हिंदी गजल को ही नहीं स्वीकार करता है, तो हिंदी में गजल को कैसे स्वीकार करें। वो कहते हैं गजल हिंदी नहीं होती है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि गजल के लिए हिंदी विशेषण जरूरी नहीं है। हिंदी में गजल, उर्दू में गजल, अरबिक में गजल। जैसे त्रिलोचन ने अंग्रेजी सोनेट को अपनाया, तो उन्होंने ये नहीं कहा हिंदी सोनेट, उसे सोनेट ही रूप में अपनाया। तो सोनेट चाहे दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में जाएगा, भाषा में जाएगा, तो वो सोनेट कहलाएगा। दोहा, उर्दू वाले दोहा लिख रहे हैं आजकल, लेकिन उसको उर्दू दोहा नहीं कहते, क्योंकि दोहा हिंदी का छंद है, वो जहां भी जाएगा दोहे के रूप में जाएगा। अंग्रेजी में भी लिखा जा रहा है। उसी तरह से मेरा मानना है कि अगर गजल अरबिक में आई तो अरबिक में गजल, फिर उर्दू में आई तो उसका क्या चेहरा मोहरा रहा, फिर जब हिंदी में आई तो उसका किस तरह से रूप बना। भारतेंदु ने गजलें लिखी हैं, प्रेमघन ने गजलें लिखी हैं, रत्नाकर ने गजलें लिखी हैं,
लेकिन वो उसी रवायत को, यानी हिंदी में गजल जो आई उर्दू वाली, वही सुस्ती नजाकत वाली, इसके रवायत को तोड़ा शमशेर बहादुर सिंह ने। शायद पहला नाम होगा ये। तो जब हिंदी में गजल आई तो मेरा ये मानना है कि उसको हिंदी में कविता मानते हुए, जैसे अन्य विधाएं हैं कविता की, वैसे ही गजल को भी हिंदी में गजल एक विधा है और उस रूप में हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, हमारे यहाँ बाकायदा टेक्स्ट में है लगे हुए हैं, दुष्यंत कुमार से लेकर और काफी जो बड़े बड़े हिंदी में जो गजल लिख रहे हैं। तो दीपक जी, मेरा तो ये मानना है कि हिंदी गजल ना कह के हिंदी में गजल, गजल का जो स्वरूप हिंदी में आया है उसको लेकर काम। और नई कविता के, अब हमको मालूम है कि दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं और उस नई कविता के धरातल पर ही उन्होंने गजल को अख्तियार किया। और वो तो बड़े खुले मन से कहते हैं मैं उर्दू नहीं जानता हूं, और उसकी आलोचना भी बहुत लोगों ने की है, उनके तलफ़ुज़ की, उनके एक्सेंट की, उनकी गजलियत की, उनकी शेरियत की। बल्कि इसीलिए हमारे यहाँ एक रमेश राज हैं अलीगढ़ में, वो उसको गजल कहने में एतराज करते हैं। वो कहते हैं वो तेवरी है। जिस तेवर की गजलें दुष्यंत कुमार लिख रहे हैं वो गजल नहीं है वो, क्योंकि गजल तो एक महदूद दायरे में रहा करती थी। गजल का मतलब श्रृंगार, गजल का मतलब हुस्न और इश्क। गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, बकदरे शौक नहीं जरफे तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। कि मैं जो जिस ख्याल को अपने मन में रखता हूं उसके बयान के लिए गजल का दामन बहुत तंग है, इसलिए मुझे कुछ और विधा चाहिए अपनी बात को वुसअत से कहने के लिए, कुछ और चाहिए वुसअत मेरी बयां के लिए। बकदरे शौक नहीं जरफे तंगनाए गजल। तो गजल को तो सीमित विधा माना गया, लेकिन जब हिंदी में आकर उसका विस्तार हुआ तो सारे विषय उसके क्षेत्र में आ गए, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अपने बदले हुए रूप में उसका हमें सम्मान करना है, हमें उसको शोध में लेना है और एक मुख्य विधा के रूप में, हिंदी कविता की विधा के रूप में उसे अपनाना चाहिए और उस पर काम और गंभीरता से किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, एक और बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि ये तुलनात्मक साहित्य के दायरे में कैसे आया। मैं एक निवेदन कर दूं, थोड़ा सा हमें इसमें अपने आप को कंफ्यूजन दूर करना है। तुलनात्मक साहित्य एक अलग विधा है, अलग ट्रेंड है, जिसे हम कंपैरेटिव लिटरेचर कहते हैं, और ये डिसिप्लिन इंटरनेशनल डिसिप्लिन है। भारत में सबसे पहले तुलनात्मक साहित्य पढ़ाए जाने का उपक्रम जादवपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। वहां पे विभाग है पूरा। उसके बाद जेएनयू में नामवर जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो तुलनात्मक साहित्य एक अलग विधा है, अलग डिसिप्लिन है, और तुलनात्मक शोध और अध्ययन ये अलग बात हुई। मैं तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूं, और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तुलनात्मक शोध अनुसंधान की बात कर रहा हूं। तुलनात्मक साहित्य एक अलग डिसिप्लिन के रूप में है, बहुत स्टेब्लिश्ड है, बहुत प्रभावी है और पठनीय है। इंद्रनाथ चौधरी की बहुत अच्छी किताब है उस पर, तुलनात्मक साहित्य पे। तो वो एक अलग डिसिप्लिन है, उसको वहीं रखें। और तुलनात्मक दृष्टि से तुलनात्मक मयार पर जो शोध करने की बात मैं कर रहा हूं वो हिंदी के लिए एक अलग मानक तैयार करता है। दोनों दो बातें हैं। जी ठीक। हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर। सभी साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं साथी आशुतोष तिवारी जी को मंच पर आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद सर। भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आज पहला व्याख्यान हिंदी भाषा एवं साहित्य में शोध अनुसंधान की नवीन संभावनाएं विषय पर हमारे वक्ता प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी सर ने बड़े ही व्यवस्थित और मनोयोग से विस्तार पूर्वक आज अपनी बात रखी। आपके व्याख्यान से बड़ी कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। आपने बड़े ही कम समय में पूरे हिंदी साहित्य को समेटा, और जैसा कि हमारे संगठन का नाम है भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद, आपने शोध के जो विषय बताए, नवीन संभावनाएं बताई, वे भी भारतीयता का परिप्रेक्ष्य लिए हुए थे। शायद ही कोई क्षेत्र आपने छोड़ा, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, गुजराती हो, सभी भाषाओं और उसमें लिखे गए साहित्य को एक तुलनात्मक दृष्टि से देखने की आपने बात रखी। सर, निश्चित तौर पर आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान से न सिर्फ शोध निर्देशकों को, प्राध्यापकों को, बल्कि शोधार्थियों को एक मार्गदर्शन मिलेगा, और हम सभी लोग आज आपके व्याख्यान से समृद्ध हुए। सर, इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए और समय देने के लिए, इस श्रृंखला में एक के शुरुआती वक्तव्य के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही डॉक्टर आशा सिंह यादव मैडम का भी बहुत आभार। मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम संचालन किया। आज मैं परिषद के संयोजक प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे सर, जो हर कार्यक्रम की एक सुनिश्चित रूपरेखा बनाते हैं, तथा जुड़े हुए सभी जो आचार्यगण हैं जो इस परिकल्पना को, क्षमता संवर्धन कार्यशाला को लेकर के सामने आए,
जिससे कि एक श्रृंखला शुरू हुई है, आगे भी इस रूप में चलती रहेगी। सर आप सबका भी बहुत आभार। मैं आज के कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष को देख रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहाचार्य डॉक्टर राजेश पासवान सर का भी आभारी हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार परिषद की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।